पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल था। वैसे टॉपिक का क्या नाम था कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, है ना। ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर समझने के लिए ये पिछला लेक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे पहले वो देख लें, है ना, या किसी बुक से पढ़ लें। ठीक है, उसमें हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ना भी पढ़े थे, वो भी शायद आप लोगों को याद होगा, है ना। 3 उंगलियों को ऐसे परपेंडिकुलरली कर लेते हैं हम लोग। ये क्या देता है? फोर्स देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड देता है और ये करंट देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पर पढ़ चुके थे। तो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर नाम सुने होंगे इसका। कहाँ यूज होता है? आपके घर में भी यूज होता है, हर जगह लगभग यूज होता है ना। जहां पर भी किसी चीज को घुमाना होता है ना, रोटेशनल मोशन में क्या कहते हैं प्रोवाइड करना होता है, वहां वहां इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैन में यूज होता है। ठीक है, फिर मोटर से जैसे पंप में है ना मोटर लगा होता है। ठीक है, फिर रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में मोटर होता है। ठीक है, तो जहां भी है ना मूवमेंट, गोल गोल मूवमेंट होता है, वहां वहां मोटर होता है। बेसिकली मोटर में एक शाफ्ट होता है ना, डंडा ऐसा लकड़ी का नहीं, लोहे का रहता है शाफ्ट या स्पिंडल उसको कहा जाता है। वो मूव करता है। बेसिकली हमको यहाँ पर उसी को मूव करवाना है। वो अगर मूव करेगा तो उसमें अगर कोई दूसरा चीज अटैच्ड है तो वो भी चीज मूव करने लगेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर शुरू करते हैं ना। देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है ना, उसका प्रिंसिपल क्या है। हम लोग को जो बाबू पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर, मैं पहले बता देता हूँ, डीसी मोटर के लिए पढ़ना है। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट जो बैटरी से करंट आती है उसको डायरेक्ट करंट कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं जिसका करंट कांस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, वो मतलब पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो रहा है। खैर एसी और डीसी के बारे में हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे भी। अभी बस समझ लीजिए बैटरी से यहाँ पे करंट दिया जाएगा तो करंट कांस्टेंट होगी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करंट रहेगी। तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या होता है ना। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब है कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो बेसिकली जब भी आप लोगों को कोई भी एप्लियंस के बारे में पढ़ना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, किस थ्योरी पर काम कर रही है, फिजिक्स के किस थ्योरी पे काम कर रही है। तो चूंकि आप गेस कर सकते हैं, अभी हम लोग जस्ट फोर्स का टॉपिक पढ़े हैं, फोर्स के बाद ही ये पढ़ रहे हैं, तो है ना क्या कहते हैं, ये फोर्स वाले थ्योरी पे गेस कर सकते हो कि वर्क कर रही होगी। तो वहां पर क्या था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगती है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल भी वही है। देखो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड करंट इज पास थ्रू इट, है ना। जब रेक्टेंगुलर कॉइल को, जिसमें कि करंट पास हो रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अब फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल, है ना। फोर्स एक्ट होता है जिसकी वजह से रोटेशन होता है। रोटेशन कैसे होता है वो सब हम लोग देखेंगे, है ना, इस डायग्राम से। डायग्राम बनाया हूं, शायद अच्छा बनाया हूं। ठीक है, इतना इससे ज्यादा अच्छा हो नहीं सकता था मुझसे। तो पहले डायग्राम समझते हैं कि क्या चीज क्या है ना, इसमें क्या क्या हम लोगों ने लिया है सामान, फिर उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किए हैं, फिर उसको कैसे वर्किंग करना है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो ये जो दो है, ये मैग्नेट का पार्ट है। बेसिकली हॉर्स शू मैग्नेट होता है। ठीक है, तो उसका वो नॉर्थ पोल ये है और ये साउथ पोल है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टूटर टाइप का लगा होगा। बेसिकली ये कनेक्शन है जिसका कि कोई जरूरत नहीं था बनाने, डायग्राम क्लिशी हो जाता, तो मैं डायरेक्ट सिंपल बना दिया। नॉर्थ मैग्नेट, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और ये हम लोग कैसा ले रहे हैं मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट ले रहे हैं। याद है 2 मैग्नेट पड़े थे, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो यहाँ हम लोग परमानेंट मैग्नेट ले रहे हैं। ये बाबू देखो रेक्टेंगुलर कॉइल, इसी को रेक्टेंगुलर कॉइल कहा जाता है ना। रेक्टेंगुलर शेप की भी दिख रही होगी। ये जो मैं डॉटेड लाइन बनाया हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर का, ये शाफ्ट है बेसिकली। ठीक है, ये शाफ्ट है। इसी में है ना क्या कहते हैं, यही शाफ्ट को रोटेट करवाना हम लोगों का मकसद है। और ये शाफ्ट जैसे रोटेट करेगी तो उसके साथ कोई भी चीज अगर अटैच्ड है तो वो भी रोटेट करने लगेगी। जैसे पंखा का जो है ना, वो जो गोल ऐसा होता है वो रोटेट करने लगता है, इसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये शाफ्ट को हम लोग को रोटेट करवाना है। देखेंगे कि किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, है ना।
फिर मैं नाम दे दिया हूं ABCD। ये बाबू कॉम्यूटेटर है, इसको कॉम्यूटेटर कहा जाता है या स्लिप रिंग, सॉरी स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या वर्क है हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना। मैं बस अभी नाम बता दे रहा हूँ। ये कॉम्यूटेटर है, ये बस कॉइल के साथ रोटेट करता है। बेसिकली इसका शेप लेना क्या होता है, सेमी सर्कुलर टाइप का। ऐसे एक सर्कुलर है, मान लो उसको बीच से तोड़ दिया फिर अलग अलग कर दिए पार्ट, कुछ ऐसे करके शेप होता है। ठीक है, बीच में गैप रहता है थोड़ा सा, है ना, ऐसे करके शेप रहता है। ये ऐसे ऐसे करके मूव करती है। ठीक है, और ये शाफ्ट है ना, ये जो शाफ्ट है डंडा, इसी पे ये अटैच रहती है। मतलब ये अगर मूव करेगी तो शाफ्ट भी इसके साथ क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, ये कार्बन ब्रश है ना, कार्बन ब्रश है। इसका क्यों कार्बन ब्रश लगाया ये भी हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे मैं वर्किंग शुरू करूंगा ना, आपको फील आने लगेगा कि क्यों ये सब लगाया गया था, है ना। मैं पहले नहीं बताना चाह रहा हूँ अभी। कार्बन ब्रश, कार्बन इसलिए लिया गया आप लोग जानते हैं, कार्बन है गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, है ना, इसलिए कार्बन ब्रश लिया गया है। ये बैटरी है ना। बैटरी का क्या काम है, करंट सप्लाई करना। देख सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो पॉजिटिव से करंट निकलेगी ऐसे करके। ये स्विच है, अभी स्विच ऑफ है, स्विच ऑन किया जाएगा तो फिर करंट निकलेगी यहाँ से। तो आप समझ गए कि यहाँ क्या क्या हम लोग यूज किए गए, है ना। 2 कार्बन ब्रश है, PQ नाम दे दिया हूँ। और ये जो कॉम्यूटेटर है ना, या स्प्लिट रिंग है, इसको मैं X और Y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। अब हम लोग वर्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्विच को ऑन किया जाए, है ना। सिंबल उसका ऐसा है। स्विच ऑन होता है तो क्या पास करेगा, यहाँ से करंट पास करेगी इस डायरेक्शन में। फिर देखो इस डायरेक्शन से करंट जाएगी, कार्बन ब्रश से होते हुए करंट जाएगी, फिर इसमें करंट जाएगी। अब देखो यहाँ पे खाली है तो इधर नहीं जा सकती, है ना, ऐसे करके जाएगी, इधर भी नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे गैप है। करंट फिर इसमें से जाएगी, है ना। और ये सारी चीज मेटल्स हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट ऐसे गया तो फिर ऐसे करके करंट गया, फिर ऐसे करके करंट गया, फिर ऐसे करके करंट गया, फिर ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ गया होगा करंट का डायरेक्शन कैसे कैसे हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख दूं क्या, करंट का डायरेक्शन लिख देता हूँ। ये करंट है और ये भी करंट का डायरेक्शन है। अब हर जगह करंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो सकता है, आप लोग जानते हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, मैग्नेट के बाहर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना दे रहा हूँ इसका ऐसे करके, और यहाँ लिख भी देता हूँ क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कॉइल को रखा गया है यहाँ पर, है ना, एक कंडक्टर को रखा गया जिसमें करंट फ्लो कर रही है। तो आप लोग जानते हो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। ठीक है, तो इस पे भी फोर्स लग रही होगी, इस पे भी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, और देख सकते हो कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर क्यों रखे हैं हम लोग, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि फोर्स मैक्सिमम तभी होती है जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती है। और इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं, याद करो, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से, है ना। तो चलिए लगाते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ऐसे ही लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये फोर्स को, याद है, फादर मदर चाइल्ड, है ना, मैं बताया था ट्रिक। F से फोर्स, M से मैग्नेटिक फील्ड और C से करंट। तो यहाँ पे लगाते हैं, देखो, हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड यूज करना है, राइट हैंड नहीं, है ना। और जब अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों को घुमाओगे तो ऐसे ही घुमाना कि उंगली टूट ना जाए। ठीक है, अगर टूटने लग रही है उंगली तो समझ लो कि तुम गलत घुमा रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे करके, और करंट ऊपर की तरफ है ना, मिडिल फिंगर से करंट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके। ठीक है, कोई और है ना तुम तरीका लगाओगे तो फिर ऐसा नहीं आ पाएगा। तो एक चीज देख सकते हो कि अंगूठा जो थंब जो होता है वो फोर्स का डायरेक्शन देता है। वो फोर्स का डायरेक्शन कैसे दे रहा है, अंदर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। मतलब ये वाला जो AB वाला पोर्शन है ये बोर्ड के अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसे भी जब बोर्ड को घूम रहा है तो 3 डायमेंशन में यहाँ पे घूमेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर होती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट में इस बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया हूं तो फोर्स इसके पक्का परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो फोर्स किधर लग रही है बाबू, अंदर की तरफ लग रही है, मतलब अंदर नीचे की तरफ। मैं इसको क्रॉस से बता रहा हूँ। ठीक है, एक चीज जान लो, क्रॉस का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और डॉट का मतलब होता है बाहर, मतलब प्लेन के बाहर आपकी तरफ, और क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, ये नोटेशन है, या चाहो तो बुक में है ना लिखा रहता है, ऐसे करके डायग्राम बनाया रहता है, ऐसे, है ना।
तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे सर आप क्यों बना दिए, इसलिए मैं क्रॉस और डॉट बताया हूँ आप लोगों को। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ और डॉट मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। इसका रीजन ये है ना बाबू कि बेसिकली वेक्टर को एक तीर से ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके तीर से दिखाया जाता है। तो अगर इधर से देखोगे आपकी तरफ अगर आ रहा है तो ये डॉट दिखेगा तीर, और पीछे से देखोगे तो ये क्या दिखेगा, क्रॉस टाइप का दिखेगा, इसलिए ऐसा बताया जाता है। आप लोग याद कर लेना, नहीं तो बुक में तो ऐसे करके फोर्स लिखा रहता है, बनाया रहता है ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्रॉस और डॉट समझाया हूँ आप लोगों को। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब सीडी में देख लेते हैं क्या हाल हो रहा है। सीडी में देखो बाबू करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, लगाते हैं लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल, है ना। मैग्नेटिक फील्ड होगी ये, करंट नीचे की तरफ है, फोर्स देखो आपकी तरफ है ना, बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, मेरी तरफ आ रहा है, देख लो ऐसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। फोर्स किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे फोर्स के लिए ना क्या कहते हैं हम लोग, कैसे बना सकते हैं, ऐसे करके डॉट बना सकते हैं। डॉट से मतलब क्या हुआ, बाहर की तरफ फोर्स है, ठीक है। या बुक से में देखोगे तो ये ऐसे करके दिया रहता है ना, इस एरो बना दिया जाता है, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये लगेगा सिर्फ बोर्ड में आ रहा है, ये तार ऐसे चली जाएगी, नहीं, है ना। ये बेसिकली बनाने का मतलब बाहर की तरफ है, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज थोड़ा सा समझना होगा, इसलिए मुझको तो अच्छा मेरा फेवरेट क्रॉस और डॉट है। और इनफैक्ट जब 12th क्लास में ये सब पढ़ोगे तो वहां डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हुआ क्या यहाँ पे, है ना, फोर्स हम लोग देख चुके हैं। इस पे देखो बाबू फोर्स नहीं लगेगी, रीजन समझ सकते हो क्यों, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, करंट भी इधर है, और मैं बताया था कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एक तरफ हो तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और मैक्सिमम कब होती है, जब परपेंडिकुलर होती है ना, पैरेलल में 0 और मैक्सिमम परपेंडिकुलर में। तो मैक्सिमम फोर्स चाहते हैं इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ रखते हैं, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ इस दो AB और CD पे फोर्स लगा, उसी पे हम लोग को अपना सारा निगरानी रखना है। देखते हैं क्या होता है। हुआ क्या, बेसिकली ये वाला AB वाला पोर्शन अंदर की तरफ गया और ये CD वाला पोर्शन बाहर की तरफ गया, है ना। AB अंदर गया, CD बाहर की तरफ गया। मैं कॉपी देखता हूँ, ये कॉपी देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये वाला तरफ AB है मान लो और ये CD है, तो ये अंदर की तरफ फोर्स लगा और इस पे बाहर की तरफ, तो ये ऐसे करके रोटेट किया, देख सकते हो, ऐसे करके रोटेट किया ये, है ना, ये ऐसे करके रोटेट किया। जैसे ही एक बार ऐसे रोटेट किया, फिर एक टाइम ऐसे आया होगा, है ना, समझ सकते हो ना, ऐसे करके। करंट इसमें देखो किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और इधर से नीचे की तरफ जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ है और इसमें नीचे की तरफ है। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे फोर्स लाया गया, है ना, लेफ्ट हैंड प्राइमरी रूल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये अंदर की तरफ आया और इसमें फोर्स बाहर की तरफ आया, ठीक है, इसमें अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ। तो ये ऐसे करके रोटेट किया, ठीक है, मतलब कैसा रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, देख सकते हो ऐसे करके। खैर वो मैं बाद में लिखूंगा। अब जब एक बार ऐसे करके रोटेशन हुआ तो ये वाली पोजीशन आई होगी, मानते हो इस बात को, जब ये वाली पोजीशन आई होगी, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फोर्स लगेगा क्या, सोच लो। यहां पे जैसे ही ऐसे आया तो फिर क्या होगा। अब यहां पर देखो बाबू कम्यूटेटर का रोल आ रहा है ना। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, जैसे ही ये ऐसे करके रोटेट करता है, ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स, ठीक है, इसके साथ है, तो ये तार रोटेट कर रहा है तो इसके साथ साथ कम्यूटेटर भी रोटेट कर रहा है। लेकिन एक चीज जान लेना, कार्बन ब्रश के साथ कम्यूटेटर नहीं फिक्स है, ठीक है, बस ये टच कर रहा है, इसको ऐसे समझ लो। तो जैसे ही ये रोटेट किया, है ना, तो उसके बाद है ना क्या होता है कि है ना, ये भी ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो कम्यूटेटर जब रोटेट करता है तो ये गैप यहाँ पर आ जाता है। जैसे ही गैप आता है तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। ये गैप यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके रोटेट करते हुए यहाँ गैप आ जाएगा। गैप आ गया तो फिर करंट पास होगी क्या, हवा में तो करंट पास होगी नहीं। तो उस टाइम क्या होता है, करंट 0 हो जाता है, लेकिन वो फिर भी आगे की तरफ मूव करता है। क्यों, क्योंकि अगर देखे हो कि वहां ठीक है, माना कि फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन कोई चीज अगर मूव कर चुकी है एक बार तो उसमें इनर्जी आ जाती है, तो वो थोड़ा आगे तो जाती ही है ना। फोर्स अगर 0 भी कर दो, मान लो किसी चीज को आप धक्का दे दो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, वो मूव करने लगी, फिर फोर्स को हटा दोगे तो ऐसे तो नहीं है कि तुरंत रुक जाती है, वो अपनी मोमेंटम के कारण वो कुछ देर आगे जाती है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि वर्टिकल जैसे ही होता है फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अपने आगे की तरफ मूव करती है। अब देखो फिर आगे की तरफ कैसे मूव करती है ना। ये वाला पोर्शन ऐसे गया था, फिर ऐसे करके हुआ, यहाँ फोर्स 0 हुआ, लेकिन ये मोमेंटम के कारण मूव करके ऐसे आ गई, ठीक है।
अब यहाँ देखो खेल हुआ, ये जैसे ही ऐसे आ गई तो एक चीज देख सकते हो, पहले ए और बी यहाँ पे था, सी और डी यहाँ पे था, ठीक है, ऐसे करके घूम गया तो ए और बी इस साइड आ गया, सी और डी इस साइड आ गया। मतलब कि अगर मैं इस डायग्राम को पुनः यहाँ पे बनाऊं तो ऐसा करके कुछ बन गया, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सी डी आ गया और यहाँ पे बी और ए आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे करके आ गया। अब यहाँ पर देखो कार्बन ब्रश का लोड है ना, अगर ये चीज कॉइल अगर डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट होता है, बीच में कम्युनिकेटर और कार्बन ब्रश नहीं होता, तो एक चीज देख लो, जैसे जैसे गोल गोल घूम रहा होता तो वहां पे तार क्या होती, आपस में ट्विस्ट होती, लपेटाते जाती है ना। तो समझ लो कितना लपेटा जाता है, इसीलिए है ना क्या कहता है, ये स्प्लिट रिंग लगाया जाता है और कार्बन ब्रश को उसके साथ अटैच नहीं किया जाता है कि तार आपस में घुमरा ना जाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आफ्टर वन है ना हाफ रोटेशन ये ऐसा करके कुछ आ चुका है, ए बी और सी डी इधर आ चुका है। अब देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हुआ होगा, है ना, ये आफ्टर हाफ रोटेशन है बाबू, इस चीज को याद रखना, ये आफ्टर हाफ रोटेशन। अब देखो यहाँ पे इसको भी बना ही देता हूँ, करंट तो इसमें से ऐसे ही निकल रही है, ठीक है, और कार्बन ब्रश तो फिक्स है, कार्बन ब्रश तो ही नहीं रहा है, ये P है और ये Q है, ठीक है। इसके घूमने से क्या हुआ बाबू, ये जो Y इस साइड था वो अब Y यहाँ पे आ गया और X यहाँ पे आ गया, समझ में आ रहा है, Y यहाँ पे आ गया और X यहाँ पे आ गया। कम्यूटेटर रिंग का बेसिकली यही है ना रोल है। अब Y इधर आ गया, X इधर आ गया, इससे क्या हुआ कि CD वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड आ गया और AB वाला राइट साइड आ गया, ठीक है, घूमने के कारण आफ्टर हाफ रोटेशन। अब देखो करंट कैसे मूव करेगा, ऐसे करके जाएगा और Y से मूव करते हुए इसमें ऐसे हो गया, इसमें ऐसे हो गया, इसमें ऐसे हो गया, फिर देखो ऐसे करके हो गया। तो एक चीज देख सकते हो, CD में पहले नीचे करंट आ रहा था, अब ऊपर की तरफ करंट आ रहा है। थैंक्स टू किसको थैंक्स करना होगा ऐसा करने के लिए, कम्यूटेटर को, है ना। कम्यूटेटर अगर हाफ स्प्लिट नहीं रहता तो फिर ऐसा नहीं हो पाता है ना। समझ लो हाफ स्प्लिट होने का क्या इसका मकसद है कि हाफ स्प्लिट होकर Y वाला यहाँ पहुंच जाएगा और X वाला यहाँ पहुंच जाएगा, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट करेगा कम्यूटेटर भी रोटेट करेगा। तो समझ में आ गया। अब यहाँ देख सकते हो कम्यूटेटर का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्यूटेटर। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। कम्यूटेटर क्या हेल्प कर रहा है, क्योंकि हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन रिवर्स करना होगा, है ना, तभी हम है ना आगे बढ़ पाएंगे, तभी सेम डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है, ठीक है। तो कम्यूटेटर ने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक है। कैसे रिवर्स किया, अपना पोजीशन को एक्सचेंज करके, यानी एक्स वाला जो इधर था वो इधर आ गया, वाई वाला इधर आ गया। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कम्यूटेटर का रोल। और कार्बन ब्रश का क्या इंपॉर्टेंस है देख लो, इट मेक्स कंटेक्ट विद द रोटेटिंग रिंग्स ऑफ द कम्यूटेटर, है ना। कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के साथ कंटेक्ट बनाता है रोटेटिंग कम्यूटेटर के साथ, ठीक है, एंड थ्रू देम सप्लाइज करंट टू द कॉइल, और ये करंट सप्लाई करने में हेल्प करता है। अगर कार्बन ब्रश नहीं होता, ये इसके साथ डायरेक्टली अटैच होता तो ये आपस में क्या हो जाता है, लपेटा आ जाता है ना, रोटेट उसके साथ वे मजरा जाता है, ठीक है। कैसा वर्ड में यूज कर रहा हूं, खैर। तो समझ में आ गया ये। अब देखते हैं इसमें फिर क्या होगा, CD इधर आ गया, AB इधर आ गया। अब देखो इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स किधर आएगा, फिर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा लो। देखो ऐसे ही फोर्स अंदर की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ, यहाँ पे फोर्स बाहर की तरफ, ठीक है। फिर ये क्या होगा, फिर ये ऐसे करके रोटेट करेगा, है ना, यानी ये कॉपी फिर से ऐसे करके रोटेट करेगा, तो फिर क्या होगा, AB यहाँ पहुंच जाएगा, CD यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा, फिर हाफ रोटेशन होगा, फुल रोटेशन हाफ रोटेशन समझते हो ना। AB अगर यहाँ है तो यहाँ पर AB पहुंचा तो इसको हाफ रोटेशन कहेंगे, फिर यहाँ AB वापस अपने पोजीशन पे आ गया तो उसको फुल रोटेशन कहेंगे, इसलिए मैं इसको हाफ रोटेशन कह रहा हूँ। फिर ये वापस AB यहाँ आ जाएगा, CD वहां आ जाएगा, तो ये प्रोसेस बाबू कंटिन्यूसली चलता रहेगा, है ना। समझ में आ गया। अगर CD में मान लो कि करंट इसी डायरेक्शन में रह जाता है ना, CD मान लो यहाँ पे आ गई और करंट अगर मान लो इस डायरेक्शन में रह जाता, तो इस पे फोर्स किधर लगती, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स, है ना, बाहर की तरफ लगती, तो फिर क्या होता है, ये वापस ऐसे अपने पोजीशन पे आ जाती, है ना, फोर्स ऐसे लगती तो ये, और इस पे अंदर की तरफ लगती, यानी पहले AB इधर था, ऐसे करके यहाँ गया, फिर ऐसे करके आ गया,
तो इससे कुछ रोटेशन हो रहा है क्या? मान लो पंखा एक बार ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, इससे कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली होना चाहिए, ठीक है। इसलिए करंट का रिवर्स करना हर पार्ट में जरूरी हो जाता है, और उसको रिवर्स करने में कौन हेल्प करता है बाबू? कम्यूटेटर हेल्प करता है ना। कैसे हेल्प करता है ये आप लोग मैकेनिज्म समझ गए हैं। बस इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। कोई दिक्कत है क्या इलेक्ट्रिक मोटर में? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, है ना। पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ कि क्या क्या लिखना होगा एग्जाम में, फिर मैं उसके बाद फिर से एक बार समझाता हूँ अभी वर्किंग इसका। सबसे पहला चीज क्या लिखना होता है? इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या होता है ना। ये काम क्या करता है? एनर्जी को एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी समझ पा रहे हो यहाँ पर, है ना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, डायरेक्ट रोटेशन ऑफ कॉइल लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। रोटेशन ऑफ कॉइल, कॉइल रोटेट कर रहा है तो उससे शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये कैसा बेसिकली हो रहा है? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। तो है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है कि उसका काम क्या होता है। तो बेसिकली एनर्जी, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करना इसका काम है। किस एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिक मोटर का काम है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि ये एप्लियंस किस प्रिंसिपल पर काम करता है ना। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। इनफैक्ट एक नंबर में सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है ना। अभी मोटर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आगे जनरेटर में भी ये पूछ सकते हैं। तो मोटर के लिए क्या होता है बाबू कि when a rectangular coil is placed in a magnetic field and a current is passing through the rectangular coil, then it experiences a force, है ना। उस रेक्टेंगुलर कॉइल पे फोर्स लगेगी और फोर्स की वजह से क्या हो रही है? ये रोटेट कर रही है। देखो, एक पे फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, इस पे फोर्स बाहर की तरफ, तो ऐसे करके रोटेट करती है। कोई दिक्कत? फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश का यूज, है ना। फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश, ये आपको समझ में आ गया होगा। कम्यूटेटर का काम क्या होता है? ये हर हाफ रोटेशन के बाद करंट को रिवर्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। वो कैसे हेल्प करता है अभी मैं वर्किंग बताऊंगा तो फिर समझ में आ जाएगा। फिर कार्बन ब्रश का काम क्या होता है कि अगर कार्बन ब्रश नहीं होता तो कॉइल की जो वायर्स हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं, है ना। उस ट्विस्टिंग को बचाने का काम करता है, या दूसरे शब्दों में एक और इसका फंक्शन क्या कह सकते हो? इट मेक्स कंटेक्ट विद द कम्यूटेटर, है ना, रोटेटिंग कम्यूटेटर, एंड हेल्प इन सप्लाइंग करंट, है ना। करंट को सप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। डायरेक्टली क्यों नहीं अटैच किया जाता है? क्योंकि इससे कॉइल रोटेट हो जाती है ना, मुड़ जाती है, मतलब ट्विस्ट हो जाती है। इसलिए कार्बन ब्रश की मदद से कंटेक्ट किया जाता है। तो एक बार जल्दी से आप लोग देख लो इसमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर वर्किंग हम लोग मैं बताता हूं। ठीक है, आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा कि ये मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश, बैटरी, स्विच, समझ में आ रहा है। अब हम लोग वर्किंग देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, है ना। करंट जैसे स्विच ऑन किए तो करंट इसमें इस डायरेक्शन पे गया, करंट इसमें इस डायरेक्शन पे गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल इसमें यूज करते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए विच रूल इज यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। ये ऐसे करके यूज किए, ऐसे करके देखो, है ना। करंट इसमें होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके होता है। तो फोर्स किधर आया? अंदर की तरफ आया। मैं रिप्रेजेंट कर दिया फोर्स को अंदर की तरफ। बुक में इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझको तो अच्छा फोर्स ऐसे ही एरो लगता है। इसमें क्या हो गया? फोर्स लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से बाहर की तरफ आ गया, तो ये, है ना, इसमें अंदर की तरफ फोर्स आया, इसमें बाहर की तरफ आया। इसको ऐसे और इसको ऐसे धकेलो, तो ये क्या हुआ? ऐसे रोटेट किया, है ना। रोटेट करने के बाद ऐसे मुड़ गया, है ना। यानी AB वाला इधर आ गया, CB वाला इधर आ गया, ठीक है। अब करंट को रिवर्स करना था, वो रिवर्स हो चुका है, कम्यूटेटर ने रिवर्स कर दिया। आप लगाए थे कम्यूटेटर को रिवर्स करने के लिए, कैसे रिवर्स किया समझ में आ रहा है ना। ये वाला Y वाला पोर्शन इधर आ गया, X वाला उधर चला गया, ठीक है। इसके साथ साथ रोटेट करते हुए तो Y वाला पोर्शन इधर आ गया, CD भी इधर आ चुका था, तो करंट क्या होगा? करंट तो अभी भी ऐसे ही जा रही है, यहाँ से तो बैटरी को चेंज नहीं किया हम लोग, तो करंट ऐसे जा रही है, तो करंट ऐसे जाके ऐसे ही जा रही है। देखो CD में अब B से C जाने लगी, पहले क्या हो रही थी? C से D जा रही थी, तो करंट रिवर्स हो चुका है। अरे भाई ऐसे याद करो ना कि इस साइड में है ना ऊपर जाएगा और इस साइड में नीचे जाएगा। देखो इस साइड में ऊपर जा रहा है, इस साइड में नीचे जा रहा है ना। एक कॉइल का AB और CD को देखोगे तो रिवर्स हो गया, लेकिन अगर साइड के मद्देनजर, साइड को मद्देनजर रखते हुए देखोगे तो करंट तो वैसे ही है।
अभी भी ऊपर जा रहा था लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है, राइट साइड में अभी भी नीचे जा रहा है, यहाँ पर भी नीचे जा रहा है ना। लेकिन अगर पार्टिकुलरली ए और बी को पकड़ लोगे कि नहीं हमको ए और बी पे स्टडी करना है, तो है ना रिवर्स हो चुका है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। पहले ऐसे जा रहा था, अब देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हुआ, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ पार्टिकुलर पार्ट में, लेकिन फिर अभी भी देखो लेफ्ट साइड में अंदर लगता था, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में क्या लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, और राइट साइड में बाहर की तरफ लग रहा है। तो देखो फिर से ये है ना क्या कहता है, पहले क्या था ए बी इधर था, सी डी इधर था, ऐसे करके हाफ रोटेशन हुआ है ना, सी डी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया। अच्छा रोटेशन तो तभी होगा ना जब फिर से ऐसे करके मूव करे। तो इसमें फोर्स किधर लगना चाहिए, अंदर की तरफ लगना चाहिए, और देखो अभी भी लग ही रहा है। तो फिर से ये सीडी वाले पे फोर्स अंदर लगा, एबी पे बाहर की तरफ लगा, तो फिर ऐसे करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। समझ में आ रहा होगा। तो फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, फिर फोर्स लग रहा है कंटिन्यूसली, करंट तो बह रही है। फिर ये वाई वाला है ना, मतलब ये जो वाई इधर था वो फिर वाई इधर पहुंच गया होगा, एक्स इधर पहुंच गया होगा, तो फिर ये वाला पोजीशन आ गया, फिर फोर्स लगी, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। और इससे है ना करंट कैसी, रोटेशन कैसा मिला, एंटी क्लॉकवाइज मिला रोटेशन ऑफ कॉइल। इसको हम लोग ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं ना, ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एग्जाम में क्या लिखना होता है बाबू, प्रिंसिपल लिखना होता है, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी मस्ट। फिर उसके बाद वर्किंग लिखना होता है कि कैसे वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कि व्हेन वी स्विच ऑन द करंट, है ना, ये सब भाई तुम लोग लिख सकते हो, है ना। लैंग्वेज का खेल है, इंग्लिश अच्छा जानते होगे तुम लोग, ठीक है। बस अंग्रेजी में लिख देना है हर पॉइंट को, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, एबी पे फोर्स है ना अंदर की तरफ लगा, है ना। अंदर मतलब तुम्हारे पेपर के अंदर, जैसे ये बोर्ड के अंदर है, तुम ऐसे पढ़ोगे तो पेपर के अंदर लगेगा, ठीक है। तो पेपर के अंदर लगा, इसमें बाहर की तरफ लगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आया। आफ्टर हाफ रोटेशन एबी और सीडी में करंट रिवर्स हो चुका है, ठीक है। तो फोर्स भी रिवर्स हो गया, यानी सीडी पे जो फोर्स पहले बाहर की तरफ लग रहा था, अब क्या होगा, अंदर की तरफ लगेगा, और एबी पे बाहर की तरफ लगेगा। तो फिर से उसी डायरेक्शन में वही मोशन होगा, वही रोटेशन होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। 3-4 पॉइंट इंग्लिश में लिख देना, या किसी बुक से देख के लिख लेना, है ना। टाइम वेस्ट होगा, यहाँ मैं लिखवाऊंगा। तो ये फंक्शन सब समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं पूछा जाए तो मत लिखो, लेकिन अगर पूछा जाए 1-2 नंबर में तो ये पूछा ही जाता है ना। कॉम्यूटेटर का यूज क्या होता है और कार्बन ब्रश का यूज क्या होता है। अगर आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक मोटर में 2 डायग्राम बनाना है फॉर एवरी रोटेशन, तो ये भी बनाना होगा और ये भी बनाना होगा, ये आफ्टर हाफ रोटेशन का है, ठीक है। अगर नहीं बोला जाए तो एक ही डायग्राम बनाओ, लेकिन हाँ लिख दो, ये इसमें जो कुछ भी हुआ उसको लैंग्वेज में लिख दो। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मली जो ये तो हो गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट पर्पज से। प्रैक्टिकल पर्पज से कैसा इलेक्ट्रिक मोटर बनाया जाता है ना। उसमें हम लोग चाहेंगे कि रोटेशन जो वो फास्ट हो, एकदम बहुत तेज हो, स्पीड हमको चाहिए। पंखा में स्पीड आप चाहोगे ना कि बहुत तेज हो, तो उसके लिए कुछ चीजें है ना यहाँ पे मोटर में हम लोग यूज करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, जो कि प्रैक्टिकल पर्पज से होता है। पहला चीज क्या होता है, ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी जगह हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या खासियत है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप लोग पढ़ चुके हो पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है। अब ये मत पूछना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे यूज करते हैं, मतलब वो कैसे बनता है, वो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद एक कॉइल हम यहाँ पर लिए हैं, अगर समझ लो यहाँ पे बहुत सारे कॉइल्स ले लें, टर्न्स ऑफ द कॉइल्स ले लें, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, तो मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, हम लोग वो काम करते हैं यहाँ पर। और फिर एक काम क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन कोर पे कॉइल को लपेटते हैं, ऐसे हवा में नहीं लपेट देते, ठीक है। आयरन कोर पे लपेटते हैं। क्यों आयरन कोर पे लपेटते हैं, क्योंकि उसकी है ना वो आयरन कोर अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है, ठीक है। ये सब आप लोग जान रहे हो, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छे से जनरेट करता है, तो इसलिए आयरन कोर पे लपेटा जाता है। तो 3 पॉइंट हो गया यहाँ पे कि रेक्टेंगुलर कॉइल इज बॉन्डेड ऑन आयरन कॉइल, ठीक है, आयरन कोर कॉइल नहीं, आयरन कोर। दूसरा, इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड तीसरा पॉइंट क्या मैं बताया था, एक और पॉइंट क्या बताया था, है ना, पीछे रिवर्स करके देख लेना, अभी जस्ट में बोलिए। एक हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक आयरन कोर वाला होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल को हम लोग बढ़ा देते हैं, तो हम लोग इस पे जो स्पीड है इसका हम लोग बढ़ा सकते हैं, है ना। इसमें अच्छा प्रैक्टिकल पर्पज से ऐसे यूज किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आ गया होगा, है ना। मैं वीडियो पॉज करूंगा अभी, तो आप लोग लिख लेना। तो फिर आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको नोट कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।